जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का क्रम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लिपि की। जहाँ से आपके कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो लिपि से जरूर क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे से गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं। बात की जाए कि लिपि, तो आपको बताऊं कि ध्वनि चिन्हों का लिखने का क्रम लिपि कहलाता है। क्या है कि ध्वनि चिन्हों का जो लिखने का क्रम है वो क्या कहलाता है? आपका लिपि कहलाता है। अब बात की जाए लिपि की, तो लिपि का एक अपना एक क्रम है। जिस प्रकार आपने पढ़ा है कि संस्कृत से आपकी क्या निकली? पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट और अपहट से आपकी हिंदी का विकास हुआ है। उसी प्रकार बात की जाए ब्राह्मी लिपि से आपकी गुप्त लिपि निकली है, गुप्त लिपि से आपकी नागरी लिपि और नागरी लिपि से आपकी देवनागरी का विकास हुआ है। अब अपन बात करेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो ये लिपि सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। जैसे ही ब्राह्मी लिपि की बात आती है तो अशोक के शिलालेख याद आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अशोक के शिलालेख हैं तो ज्यादातर इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब आगे बात की जाए कि ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि से प्रमुख रूप से बात करें तो आपकी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब देवनागरी लिपि की बात की जाए तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख पर इनका हमको कुछ लिखा हुआ अंकित मिलता है। किसका? देवनागरी लिपि का। तो बात की जाए देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि का प्रमुख रूप से अगर बात करें जो चलन में आई वो 7वीं शताब्दी से है, लेकिन प्रमुख रूप से ये चलन में 11वीं शताब्दी से मानी जाती है। आगे देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि से कई भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे आपकी हिंदी, संस्कृत, इसके बाद मराठी और नेपाली। ये भाषाएं आपकी किससे निकली हैं? देवनागरी लिपि से निकली हैं। देखो, अगर बात करें कि जिस भाषा की लिपि नहीं होगी तो वो भाषा नहीं रह जाएगी, वो क्या होगी? आपकी बोली होगी। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितनी भी रचनाएं या साहित्य लिखा गया हमेशा भाषा में लिखा गया, ना कि बोली में लिखा गया। तो बात करें कि अपनी भाषा की अपनी लिपि होती है, जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा की आपकी रोमन लिपि है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है टेट में, तो कई बार पूछते हैं यूपी टेट में कि कौन सा अंक है जो रोमन नंबर में नहीं लिखा जा सकता? तो आपका जीरो अंक है जो आपके रोमन अंकन में अपन इसको नहीं लिख सकते। इसी प्रकार बात की जाए बात करें कि पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा की जो आपकी लिपि है वो आपकी गुरुमुखी है, उर्दू की आपकी फारसी है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि लिपियों का क्रम। अब यहां पे बात करें कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनको प्रथम बार किसने पढ़ा था, उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आइए उसी क्रम में देखते हैं और पढ़ते हैं, जिससे अपना कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। बात करेंगे यहां पे, अगर देखा जाए कि ध्वनि चिन्हों का लिखने का क्रम लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ध्वनि चिन्हों का लिखने का क्रम लिपि कहलाता है। ये क्रम याद रखिएगा आप लोग, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अब अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो भाषा कौन सी है? इसमें प्राकृतिक भाषा का यूज किया गया है। ज्यादातर कौन सी लिपि का यूज किया गया है? ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। खोज किसने की? तो खोज की अगर बात करें 1750 ईस्वी में पादद्रोही कैंथेलर ने इसकी खोज की थी। किसकी? अशोक के अभिलेखों की। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम
1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन से व्यक्ति थे या अंग्रेज थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, तो आपके हो जाएंगे कौन, जेम्स प्रिंसेप। कई बार सन भी आ जाता है तो हमने इसको सन भी आपका अंकित यहां पे कर दिया है। ब्राह्मी लिपि दक्षिणी रोम में कन्नड़ भाषा से विकसित हुई है। कन्नड़ भाषा विकसित हुई है, मतलब यहाँ पे बात करें कि ब्राह्मी लिपि के रूप में जो दक्षिण में कन्नड़ है वो विकसित हुई है। किसके, ब्राह्मी लिपि के रूप में अगर बात की जाए। भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से ली गई हैं। ज्यादातर पूछा जाता है किससे ली गई, आपकी ब्राह्मी लिपि से ली गई। अब देवनागरी लिपि की बात की जाए तो इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रथम प्रयोग कहां हुआ, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख पर मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, कहां पर मिलता है, गुजरात के राजा जो जयभट्ट थे उनके शिलालेख पर मिलता है। देवनागरी का प्रयोग, देवनागरी लिपि का प्रयोग 7वीं शताब्दी से होता रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका विकास 11वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है, 11वीं शताब्दी से माना जाता है। आइए अब देखते हैं उनकी लिपि और भाषाओं को देखते हैं। आइए देखते हैं किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा की लिपि हो जाएगी आपकी देवनागरी। इसके बाद मराठी भाषा की आपकी लिपि हो जाएगी देवनागरी। कोंकणी भाषा की भी आपकी कौन सी हो जाएगी, देवनागरी। गुजराती की भी आपकी देवनागरी और नेपाली की आपकी देवनागरी। तो इनको याद रखिएगा, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, गुजराती और नेपाली। तो इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी हो जाएगी, आपकी देवनागरी। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। इसको आप क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, वो आपके चेन्नई में है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते सभी को पता है, लेकिन ये आपकी देवनागरी लिपि में अंकित है। कहाँ, कौन सी लिपि में अंकित है, देवनागरी लिपि में अंकित है। और कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। आगे बात कही जाए कि पंजाबी, तो पंजाबी भाषा की आपकी गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है और उर्दू की आपकी फारसी है। इनसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।